बिहार हिंदुस्तान की हृदय स्थली के समीप अवस्थित इस हरित प्रदेश की पहचान सिर्फ इसकी भौगोलिक परिधि से नहीं हो सकती, या कहें बिहार की पहचान को किसी भी परिधि में बांधना शायद संभव ही नहीं। जैसे जैसे हम इसके करीब होते जाते हैं, इसका असीम विस्तार हमें विस्मित करता जाता है। आखिर क्या है बिहार? महाज्ञानी चाणक्य, तीर्थंकर महावीर, भगवान बुद्ध का बिहार, सम्राट चंद्रगुप्त, पराक्रमी अशोक, अजात शत्रु का बिहार, आर्यभट्ट, जीवक और पाणिनि का बिहार, ठुमरी, ठप्पा और ध्रुपद का बिहार, चैता और फाग का बिहार, मिथिला पेंटिंग का बिहार, विक्रमशिला नालंदा का बिहार। बिहार का नाम लेते ही ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कला, शौर्य और स्थापत्य की उच्चतम शिखर हमारी आंखों के सामने झिलमिलाने लगते हैं। आश्चर्य नहीं कि पुण्य सलिला पतित पावनी गंगा भी बिहार के चरण लेकर गौरवान्वित होती है। बिहार की संस्कृति यानी ऊर्ध्वमुखी संस्कृति का प्रतीक, एक ऐसी संस्कृति जो काल के थपेड़ों से निरपेक्ष निरंतर उच्चतर की ओर गतिमान रही है। जहां दुनिया भर में समय के साथ संस्कृति की चमक धूमिल पड़ती जाती है, बिहार की संस्कृति का यह सबसे गौरवशाली पक्ष है कि बिहार के लोगों ने इसे काल के झंझावातों से पूरी तरह सुरक्षित रखा है। जो ध्रुपद के अलाप सैकड़ों साल पहले गूंजते थे, आज के युवा कंठ भी उसे साधने को बेचैन दिख जा सकते हैं। जिस सूर्य पूजा की परंपरा वैदिक युग में थी, आज भी जन जन में उसी श्रद्धा के साथ स्वीकार है। ज्ञान की जिस भूख ने यहां कभी नालंदा, विक्रमशिला की नींव डाली थी, आज भी उसकी तड़प को देश विदेश महसूस कर रहा है। बिहार की ज्ञान परंपरा का ही यह प्रतीक है कि इतिहास के लंबे कालखंड में यह कई धर्मों की आधार भूमि बनी तो कई धर्मों के लिए प्रेरणा भूमि। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का अभ्युदय इसी बिहार की धरती पर हुआ था, जिसके 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में माना जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास अपना लिया। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व राजगृह के समीप पावापुरी में भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आज भी दुनिया भर के श्रद्धालु अपनी जिंदगी में पावापुरी का दर्शन अनिवार्य मानते हैं। सतगुरु होए दयालता श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू चूरी है। पटना साहिब भले ही इतिहास के कई झंझावातों का गवाह रहा हो, लेकिन आज इसकी पहचान हरमंदिर साहब से ही होती है। बिहार की धरती हमेशा गौरवान्वित रही है कि 1666 में गुरु गोविंद सिंह जैसे धर्मगुरु ने यहां अवतार लिया। इतना ही नहीं, बिहार की धरती को गुरु नानक देव जी के चरण रज से भी सम्मानित होने का अवसर मिला। गुरु नानक देव जी द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा उनकी जीवनी में उल्लिखित है। पटना से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मनेर की धरती पर बिहार में सूफी संप्रदाय के प्रभाव की याद दिलाती है। इस्लाम और हिंदू धर्म के इस संश्लेषित स्वरूप को बिहार की धरती ने आगे बढ़कर स्वीकार किया और लगभग सभी सूफी संतों का इसमें बाहें फैलाकर स्वागत किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय संत के रूप में मखदूम सरफुद्दीन मनेरी याद किए जाते हैं, जिनका मकबरा आज भी सर्वधर्म समभाव के विचारों की याद दिलाता है। गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला समर्पण और आस्था का प्रतीक है। महाभारत के वन पर्व में इसके महात्म्य को दर्शाते हुए लिखा गया है, गया में जाने से अश्वमेध का फल मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में उल्लिखित है कि जो मनुष्य गया के विष्णु पद में पिंडदान और विष्णु की पूजा करता है, वह पितृगण और अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। यह मेला प्रतीक है पूर्वजों के प्रति हमारे सम्मान का, हमारी श्रद्धा का। वास्तव में बिहार की संस्कृति के कालजयी होने की वजह इसका लोक से सीधा जुड़ाव है। यहाँ की संस्कृति राजघराने से नहीं निकली, बल्कि इसके विपरीत आम जन के बीच पल्लवित पुष्पित हुई, जिसे राजघरानों ने भी स्वीकार किया। आम जन की इसी भागीदारी ने यहाँ की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को आमतौर पर उत्सवों का रूप दे दिया।
जो आधुनिकता के बावजूद अपने मूल रूप में कायम है। बिहार के इस तरह के खास सांस्कृतिक उत्सवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान छठ पर्व का माना जाता है, जो अब बिहारियों के साथ ही प्रदेश की सीमाएं तोड़कर देश भर में उत्साह से मनाया जाता है। सूर्य की उपासना का यह पर्व संगीत, कला और समर्पण के समन्वय का प्रतीक है। 4 दिनों तक अबाध चलने वाले इस पर्व में पूरा वातावरण जहां लोकगीतों से गुंजायमान रहता है, वहीं पर्व में उपयोग आने वाली बांस तथा मिट्टी के बर्तनों में बिहार के क्राफ्ट की झलक उभर कर सामने आती है। बिहार के संस्कृति के इस प्रतीक पर्व में डूबते हुए सूर्य की आराधना भी की जाती है। निश्चय ही डूबते सूर्य की उपासना की हिम्मत बिहार की माटी से जुड़ी संस्कृति ही दे सकती है। बिहार में प्रचलित अधिकांश धार्मिक पर्व की पहचान उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता को लेकर है। चाहे घरेलू मवेशियों की आराधना के लिए गोधन मनाने की परंपरा हो या वट सावित्री के रूप में वट वृक्ष के पूजे जाने की, कहीं न कहीं ये पर्व लोक के प्रति अपनी जवाबदेही को अभिव्यक्त करते हैं। बिहार में प्रचलित अधिकांश त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था के परिचायक नहीं, बल्कि अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान के भी सांस्कृतिक उत्सव होते हैं। मिथिला में सामा चकेवा, कोजागरा, मधुश्रावणी तथा अंग क्षेत्र में बिहुला विषहरी जैसे पर्व एक भरा पूरा सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करते हैं। होली जैसा त्योहार भी यहाँ सिर्फ रंगों और मिठाइयों के आदान प्रदान के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि संगीत और लोक गाथाओं का एक उत्सव बन जाता है। इसी लोक रूप ने संगीत के क्षेत्र में बिहार को एक समृद्ध परंपरा सौंपी है। संगीत के कितने ही रागों की जन्मभूमि बिहार रही है, जो आज भी अपने मूल रूप में लोकप्रियता के शीर्ष पर है, जैसे नचारी, लगनी, फाग, पूर्वी और चैता। विद्यापति के नचारी गीतों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अबुल फजल ने आईनाए अकबरी में भी इसका उल्लेख किया था। बिहार में संगीत का इतिहास 11वीं सदी से आरंभ होता है, जब सिमराव के कर्नाट राजवंश का नेतृत्व नानदेव ने संभाला। उन्होंने जब संपूर्ण को संभाला, अपने हाथ में लिया, तब एक विद्वत्ता और विद्या और संस्कृति, साहित्य और कला दोनों का एक साथ साथ बहुत व्यापक विस्तार होने लगा। उन्होंने दक्षिण देश की नाच को, दक्षिण देश के गान को यहाँ ला करके अब मिथिला की परंपरा से जोड़ करके, जिसको अब मैथिल संगीत परंपरा की स्थापना की। बिहार में संगीत को सिर्फ सुर ही नहीं मिले, बल्कि यहाँ सिद्धांत भी तैयार हुए। 19वीं सदी के प्रारंभ में पटना के प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोहम्मद रजा ने इस दिशा में काफी काम किए। फारसी में लिखा उनका ग्रंथ नगमाते आशफी आज भी संगीत शास्त्र के आधार ग्रंथों में शुमार किया जाता है। उन्होंने राग रागिनियों का नवीन रूप में विन्यास भी किया था और ठाट नामक एक नए राग का आविष्कार किया। सितार में बजाए जाने वाले 2 गत में से द्रुत गत का आविष्कार मोहम्मद रजा ने किया था। आज भी सितार की द्रुत गत को मोहम्मद रजा के नाम पर रजा खानी कहा जाता है। हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज विश्व में कहीं भी अगर सितार वादन में द्रुत गति से गते बजाई जाती है, चाहे वो पंडित रविशंकर जी बजा रहे हैं या पंडित देवू चौधरी बजा रहे हैं, तो वो हमारे बिहार की दी हुई चीज बजा रहे हैं। बिहार में सितार वादन की भी समृद्ध परंपरा रही है। पंडित रामेश्वर पाठक, जिनके सितार वादन का उल्लेख प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर ने अपनी पुस्तक राग अनुराग में किया है। पंडित रामेश्वर पाठक ये दरभंगा महाराज के कोर्ट म्यूजिशियन हुआ करते थे और इनके बारे में उन्होंने लिखा है कि ऐसा सितार वादन हमने न कभी सुना और शायद सुन भी नहीं पाऊंगा। इसी परंपरा में बिहार में पल्लवित पुष्पित ध्रुपद गायन की परंपरा को भी नहीं भूला जा सकता, जिसकी शुरुआत तो दरभंगा राजघराने से हुई, लेकिन इसकी सुगंध सुदूर बेतिया तक पहुंची, जो आज भी सुर की सुगंध से सुवासित हो रही है। ध्रुपद के बिहार में 4 घराने विकसित हुए।
अमता घराना, डुमराव घराना, गया घराना और बेतिया घराना। संगीत की दुनिया में आज भी इन घरानों की पहचान कायम है। बेतिया में महाराजा गज सिंह की पहल पर ध्रुपद की परंपरा तो 16वीं शताब्दी में ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसका पूर्ण विकास 18वीं सदी में संपन्न हो सका। यहाँ के बेतिया महाराज जो थे वो बहुत बड़े विद्वान और ध्रुपद के रचयिता और खुद ध्रुपद गायन भी वो करते थे। सबसे ज़्यादा ध्रुपद को प्रोत्साहन मिला आनंद किशोर सिंह, नौल किशोर सिंह के समय। उन्होंने खुद देवी देवताओं पर अपनी रचना करते थे और रचना करके हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों के यहाँ भेजा जाता था और उसके बाद से हमारे पूर्वज जो कलाकार थे वो बेतिया राजा की रचनाओं को संगीत और ताल लयबद्ध कर पुनः दूसरे दिन उनके दरबार में सुनाया करते। आश्चर्य नहीं कि बेतिया घराने के ध्रुपद गायन को संरक्षित रखने की कोशिश आज भी बेतिया के गांव-गांव में बच्चे बच्चे में देखी जा सकती है। इन घरानों के प्रतीक पुरुष के रूप में पंडित सियाराम तिवारी, पंडित रामचतुर मलिक की ख्याति देश की सीमा पार कर विदेशों तक पहुंची। रामचतुर मलिक जी जो थे बहुत ही विद्वान शख्स थे। वो उनकी जो गायकी थी या जो रचनाएं वो गाया करते थे, ध्रुपद शैली की वो बुनियादों को वो बयान करा करते थे, अदा करते थे, जो वास्तव में ध्रुपद के लिए का एक उचित मकाम है। बिहार की लोक संस्कृति बहुविध रही है, जो संगीत और नृत्य के अतिरिक्त चित्रकला तथा अन्य हस्तकलाओं में भी अभिव्यक्त होती रही है। मिथिला पेंटिंग के आड़े तिरछे लाइन, साइड प्रोफाइल वाले पात्र एवं इसके चटकीले रंगों ने इसे बिल्कुल ही अलग पहचान दी है। घरों की दीवारों से जिस मिथिला पेंटिंग की शुरुआत हुई थी, आज अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों की पहली पसंद बनती जा रही है। 2003 में रोहित बाल के ब्लैक इंडिया फैशन वीक में उन्होंने अपना 44 आउटफिट्स करवाया था। उन्होंने कहा था मुझे एज सच मधुबनी नहीं चाहिए, लेकिन मधुबनी का वही फॉर्म चाहिए जो कि आप करते हो। और मैंने वो ट्रेडिशनल ही था, बहुत ट्रेडिशनल था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा थे उसमें। वर्षों पुरानी इस शैली की जीवंतता आज भी अगर कायम है तो इसकी वजह इसकी खासियत को अक्षुण्ण रखते हुए भी समय के साथ इसमें निरंतर नए विषयों का समावेश है। बिहार में कला की जड़ें कितनी सशक्त रहीं, इसका अंदाजा सिर्फ कलाकारों की कुशलता से नहीं, आमजन की सुघड़ता से भी लगाया जा सकता है। पुराने या नए कपड़ों को कई तहों में लपेटकर रंगीन धागों से सीकर गद्दे बनाने की सुजनी कला को भी महिलाओं के कलात्मक कौशल ने यहां नई पहचान दी है। बात बिहार की संस्कृति की हो तो यहाँ के व्यंजनों को नजरअंदाज करना संभव नहीं। यहाँ हर एक अवसर के लिए खास व्यंजनों की परंपरा रही है। होली की पहचान पुआ से है तो छठ को ठेकुआ से पूर्णता मिलती है। यह शायद बिहार की बहुविध संस्कृति में ही संभव है कि अमूमन यहाँ हर गांव की पहचान अपने एक विशिष्ट व्यंजन को लेकर है। मनेर का लड्डू, सिलाव का खाजा, क्वाद का बेलग्रामी, आरा का नरसा, थावे की गुजिया, बाढ़ की लाई, गया का तिलकुट, उद्वंत नगर का खुरमा, बक्सर की सोन पापड़ी इनमें से कुछ खास हैं जिनके स्वाद और गुणवत्ता की सुगंध सीमा पार तक पहुंच सकी है। मिठाइयों और पकवानों से ही नहीं, बिहार के सामान्य समझे जाने वाले आम लोगों के भोजन ने भी अपने स्वाद और सरलता से दुनिया को अभिभूत किया है। मिथिला से शुरू हुए दही चूड़े ने स्वास्थ्य की दृष्टि से सहज ही लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। इसी तरह बिहार की लिट्टी अब एक ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठित हो चली है। बिहार की संस्कृति आमतौर पर सामाजिक समन्वय की प्रतीक रही है। यहाँ के पर्वों त्योहारों में सभी जातियों को समान अहमियत दी जाती रही है, जो यहाँ प्रचलित लोक कलाओं से भी अभिव्यक्त होती है। विभिन्न सामाजिक पारिवारिक समारोहों और आयोजनों में कठघोड़वा, स्वांग, तमाशा, नटुआ नाच, पुराली नाच, गाथा गायन, डोमकच तथा विदेशिया जैसी प्रस्तुतियां आमतौर पर दलित समझे जाने वाले समुदायों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, जिसे सभी बिहारी समाज में ससम्मान स्वीकार्यता दी जाती है। उल्लेखनीय है कि बिहार की अधिकांश लोक गाथाओं दीनभद्री, मीरामय, राजा सलहेस, सोरठी ब्रिजभार, छतरी चौहान, छेछनमल, सती बिहुला, राजा भरथरी इत्यादि में दलितों की ही बहादुरी या पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। बिहार क्रांति की भूमि रही है, संघर्ष की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है, नई तलाश की भूमि रही है। जाहिर है यहाँ की संस्कृति इन सब की एक मुकम्मल अभिव्यक्ति रही है, चाहे वह लोकगीत हो या लोक गाथा, या फिर पेंटिंग या हस्तकला, त्योहार हो या सामाजिक अनुष्ठान,
वास्तव में बिहार की संस्कृति लोक शक्ति का प्रतीक रही है। यदि आपकी रुचि भारत को जानने में है तो बिहार को जानना ही होगा।